Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good. So guys, we have already covered GST amendment class number 1 and hopefully आपने वो क्लास देख ली होगी एंड एज यू ऑल नो कि उसमें हमने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स जो थी वो कवर अप कर ली थी, स्पेशली रूल 43 जिसको हमने बहुत डिटेल में समझा था. सो आज की क्लास के अंदर अमेंडमेंट क्लास नंबर 2 में we will be discussing two very important chapter. One is composition scheme and one is registration. So पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें से क्वेश्चन 110% आपको आएगा. तो चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव का बच्चा हो चाहे सीएस प्रोफेशनल का बच्चा हो, बिल्कुल अपने माइंड में श्योर शॉट रख लीजिएगा कि आपको आज की क्लास पूरी एंड तक बहुत अच्छे से देखनी है, सो दैट अगर इन दो चैप्टर से क्वेश्चन आए तो आज की ही क्लास में आपके वो 5 to 10 मार्क्स जो है वो कंफर्म्ड हो जाए. क्लियर है? तो अगर आपको लग रहा है कि आप अभी बिजी हो तो प्लीज क्लास को सेव करके छोड़ दीजिए और इसको बाद में देखिएगा, बट तभी देखना जब आपके पास पूरा टाइम हो इस क्लास को एंड तक देखने का. क्लियर है? सो कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी बच्चे, ना मेरे साथ करनी है ना अपने साथ करनी है. ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर जब आपको लगे कि अब आप पूरी देख सकते हो तभी इसको देखिएगा वन गो के अंदर. क्लियर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डाल दिए मैंने, वो नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए सो दैट आज की क्लास आपको पहले अच्छे से बहुत समझ आ जाए, और जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ वो साथ में आपने नोट करना है, और इन केस अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग तो वो भी आपने मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करना है. क्लियर है? अच्छा, क्योंकि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम या रजिस्ट्रेशन में जो भी डिस्कस करूंगा दैट विल बी ऑल अबाउट अमेंडमेंट्स. अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता हो कि सर मुझे तो पूरा चैप्टर करना है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम और रजिस्ट्रेशन दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल रहा हूं जिसमें कंप्लीट चैप्टर भी मिल जाएगा. तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे अमेंडमेंट्स नहीं पूरा चैप्टर ही पढ़ा दो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लासेस को क्लिक कर लीजिएगा. एंड इफ यू फील कि आपको अमेंडमेंट्स ही करनी है तो जितना मैं पढ़ाऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. क्लियर है? चलिए लेट्स स्टार्ट विद कॉम्पोजिशन स्कीम फर्स्ट ऑफ ऑल. सो जस्ट टू स्टार्ट विद मैं आपके 2 मिनट लूंगा. ठीक है? और पहले जरा एक बार ही रिकैप करते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है. वी विल सी कि उसमें क्या क्या कहाँ पे चेंजेस आए हैं. क्लियर है? ठीक है सर. देखिए अभी तक ना हम लोगों ने ये पढ़ा था एज पर सेक्शन 10(1). चलो 10(1) को भी छोड़ो, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं. अगर आपको याद हो कि कोई भी पर्सन जीएसटी में जब लाइबल होता है टू गेट रजिस्टर्ड, तो वो सेक्शन 22 या 24 दोनों में से किसी वजह से लाइबल होता है टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन जीएसटी. ठीक है जी? ठीक है. अब सपोज करो कि एक आदमी जो है वो लाइबल है टू गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, है ना? सपोज कर लो. अब आपको याद होगा कि उसके पास 2 चॉइसेस होती थी. एक होती थी कि या तो वो जा सकता है नॉर्मल स्कीम में या फिर वो जा सकता था कॉम्पोजिशन स्कीम में. अब नॉर्मल स्कीम का मतलब हो गया कि उसको सेक्शन 9 में टैक्स पे करना होगा. ठीक है? एंड ही विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑल्सो, और उसको टैक्स इनवॉइस इशू करने होंगे. सब याद आ रहा होगा? ये कोई अमेंडमेंट नहीं करा रहा मैं, जस्ट 5 मिनट्स में आपको रिकैप करा रहा हूं सो दैट आपको पहले याद आ जाए कि आपने पहले क्या पढ़ा था. देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद मी दैट व्हाट आर द चेंजेस. राइट? ठीक है सर. कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब यू विल बी इन सेक्शन 10, और जहां पर आपको पे करना पड़ेगा वेरी मार्जिनल टैक्स. ठीक है? और उसके लिए आपको आईटीसी जो होता है वो कट जाता है और आप इशू करते हो बिल ऑफ सप्लाई. कुछ इस तरह से आपने पढ़ाई करी थी. हाँ सर हमें याद आ रहा है. अच्छा, फिर आपको याद होगा कि स्टेप नंबर 1 में ये पूछा जाता था कि हु इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता था. अब एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको याद हो तो उसके लिए हमें ये कहा जाता था कि उस पर्सन की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर को आप पिक करेंगे. कुछ याद आ रहा है? और एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर, जिसमें अगर आपको याद हो तो हम लोग एग्जम्प्टेड सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ ऑल पर्संस हैविंग द सेम पैन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस. कुछ याद आ रहा है? तो ये हम लोग बोलते थे दिस इज माई एग्रीगेट टर्नओवर. ठीक है सर, बिल्कुल याद है. और अगर आपको याद हो तो एग्रीगेट टर्नओवर जो होती थी, अगर आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की अप टू 1.5 करोड़, या फिर 8 स्टेट्स ऐसे होते थे जहां पर हम लिखते थे 75 lakhs, तो हम आपको बना देते थे एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है सर. एंड इफ यू रिमेंबर तो हमने 10(2) के अंदर ये भी पढ़ा था
कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें हम इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं मानते। उसमें नंबर 1 पे था सर्विस प्रोवाइडर्स अदर देन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय द वे ऑफ सप्लाइंग फूड, यानी कि रेस्टोरेंट वालों को छोड़कर किसी अन्य सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये स्कीम नहीं हुआ करती थी। ये आपको याद आ रहा होगा। बिल्कुल सर। तो फिर हम लोग इसको इस तरह से पढ़ते थे कि फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि 3 ही लोग ऐसे थे जो एलिजिबल थे कौन सी स्कीम में, इन कॉम्पोजिशन स्कीम। वो कौन कौन से थे बेटा? एक तो ट्रेडर, एक मैन्युफैक्चरर और एक सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था? जो सर्विसेज देता पाया गया बाय द वे ऑफ सप्लाई ऑफ फूड, यानी कि रेस्टोरेंट वाला। ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अब मैंने बार बार बोला आई एम नॉट डिस्कसिंग अमेंडमेंट्स, सिंपली पहले मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है सर। सपोज करो कि इन्होंने पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर लिया और अब ये पूछा जाता था कि इनको वंस दे हैव क्लियर्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट तो क्या दे विल गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। एंड वंस दे आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम तो आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि इनको कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि बहुत नेग्लिजिबल होता था। कौन कौन सा होता था? ट्रेडर का 0.5% प्लस 0.5%, मैन्युफैक्चरर का 2.5 प्लस 2.5 और इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर का भी, एक सेकेंड, मैन्युफैक्चरर 0.5 प्लस 0.5 एंड रेस्टोरेंट वाला 2.5 प्लस 2.5। कुछ याद आ रहा है हमें? बस इसमें कुछ फर्क होता था अगर आपको याद हो तो। जब इन्हें टैक्स पे करना होता था ना तो इनटू में हम लिखते थे टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, टर्नओवर इन स्टेट। कुछ याद आ रहा है? टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर इन स्टेट। लेकिन इफ यू रिमेंबर तो हमने एक पॉइंट और भी पढ़ा था कि ट्रेडर्स के लिए टर्नओवर इन स्टेट जो लेनी है ना वो सिर्फ टैक्सेबल वाली लेनी है, टैक्सेबल टर्नओवर। ट्रेडर को सिर्फ टैक्सेबल वाली टर्नओवर पे देना होता है, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट वाले को टोटल टर्नओवर पे देना होता है, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जम्प्टेड हो, क्योंकि टर्नओवर में सब कुछ आ जाता है, टैक्सेबल भी एग्जम्प्टेड भी। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर हमें यहां तक तो याद है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली कहा था हमें शुरुआत में कि इसके अलावा कोई दूसरा सर्विसेज देने वाला व्यक्ति इस स्कीम में एलिजिबल नहीं माना जाएगा। क्या हमें यहां तक याद था? ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो एक अमेंडमेंट लाई गई थी और वो क्या थी, और ये कोई अमेंडमेंट नई नहीं है, ये हमने पहले करी हुई है। सेक्शन 10(1) में इफ यू रिमेंबर तो एक प्रोवाइजो लाया गया था बेटा, ठीक है ना। एक प्रोवाइजो लाया गया था जिसमें इन्हीं 3 लोगों को जो एलिजिबल थे एंड इफ दे आर ऑप्टिंग फॉर द स्कीम, पहले तो जो एलिजिबल थे एंड दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर द स्कीम, इन्हें गवर्नमेंट ने कहा ओके फाइन, अपार्ट फ्रॉम योर सप्लाईज अगर आप चाहो तो कुछ अमाउंट आप सर्विसेज भी दे सकते हो। कुछ याद है? इन्हें कुछ सर्विसेज भी अलाउ कर दी गई थी और वो सर्विसेज कितनी थी? नाउ दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड मार्जिनल सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट, और वो कितनी होती थी बेटा? 10% of turnover in a state or UT in the preceding financial year or ₹5 lakh whichever is higher। तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया कि अगर ये लोग चाहें तो मार्जिनल सर्विसेज भी दे सकते हैं जो कि 10% ऑफ टर्नओवर या ₹5 लाख whichever is higher से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको ये इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन करा देता हूं, आप जरा मुझे बताना जरा क्या पढ़ा था आपने। देखो आप लोगों को ये पढ़ाया गया था कि सपोज करो कि 1920 में अगर मैं ये कहूं कि आपकी टैक्सेबल सप्लाईज दिल्ली वाली यूनिट की 20 लाख थी और यूपी वाली यूनिट में 30 लाख थी, और आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई दिल्ली वाली यूनिट में 40 थी और यूपी वाली यूनिट में 50 थी, ठीक है ना। सपोज ये गिवन है और आपको पहले तो मुझे ये बताना है 2021 में वेदर ये एलिजिबल है या नहीं, वेदर ये एलिजिबल है या नहीं। तो आप क्या करते थे? दिल्ली की टर्नओवर निकाल लो 60 लाख, यूपी की टर्नओवर निकाल लो 80 लाख, दोनों को प्लस करो, एग्रीगेट टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ सेम पैन
ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन, याद आ रहा है ना, तो दोनों को जोड़कर 140 लाख। अब 2021 में मैंने पूछा वेदर ये एलिजिबल है या नहीं, आपने कहा आंसर इज यस, आपने कहा यस एलिजिबल है। रीजन मैंने पूछा क्यों, क्योंकि आपने कहा एग्रीगेट टर्नओवर डू नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ रुपए, तो यहां तक तो हमारा आंसर आ गया। अब अगला सवाल ये पूछा गया कि सर ये बताओ कि वंस एलिजिबल एंड ऑप्ट फॉर, तो क्या ये 2021 में क्या सर्विसेज दे सकता है कोई, क्या ये लोग कुछ सर्विसेज दे सकते हैं? आंसर वॉज यस। और वो कितनी सर्विसेज दे सकते थे? देखो दिल्ली वाला कितना दे सकता है, जो भी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का दिल्ली वाले का टर्नओवर होगा, याद रखना दिल्ली वाले की सर्विसेज की एलिजिबिलिटी अलग निकाली जाएगी और यूपी वाले की अलग निकलेगी, याद रखना, ठीक है ना। तो दिल्ली वाला अपनी टर्नओवर इन स्टेट चेक करेगा, वो कितनी है 60 lakhs और का 10% और रुपीस 5 लाख विच एवर इज हायर। तो आप कहोगे कि यस दिल्ली वाला जो सप्लायर था वो 6 लाख की सर्विसेज दे सकता है। ऐसी बचे 80 लाख का 10%, यूपी वाला कितना दे सकता है 80 लाख का 10% 8 लाख और रुपीस 5 लाख विच एवर इज हायर, यानी कि 8 लाख की सर्विसेज ये दे सकता है और 6 लाख की सर्विसेज ये दे सकता है। यहां तक हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ था, दिस इज नॉट अमेंडमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। जिसको ये भी अमेंडमेंट लग रही हो तो प्लीज क्लास को यहीं रोक दो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉम्पोजिशन स्कीम का कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ है, पहले वो पढ़ लेना, फिर अमेंडमेंट मत पढ़ना, क्योंकि अभी तक तो अमेंडमेंट शुरू ही नहीं हुई है, ये तो मैं वही पढ़ा रहा हूं जो आपने पहले पढ़ा था। क्लियर है? ठीक है सर। अब हुआ ये, अगर आपको याद हो तो इसमें हमने दो एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ी थी, और वो एक्सप्लेनेशन क्या थी कि अगर कोई पर्सन एक सर्विस देता पाया गया जो कि एग्जम्प्ट सर्विसेज होती है, दैट इज बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स, जहां पे कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट्स, तो वो वैल्यू ऑफ एग्जाम सर्विसेज की जो वैल्यू होगी ना तो एटीओ यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी और ना ही टर्नओवर इन अ स्टेट में आएगी। कुछ याद आ रहा है क्या मतलब है सर? आइए मैं आपको समझा देता हूं व्हाट डज इट मीन। इधर देखेंगे दोबारा से, क्या पढ़ाया था हमने ये पढ़ा था कि सपोज करो दिल्ली के अंदर और यूपी के अंदर, सपोज मैं दोबारा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, और सपोज यहां पर आप एक टैक्सेबल सप्लाई दे रहे थे और यहां पे आप दे रहे थे एग्जाम्ड सप्लाई 40 लाख, 60 लाख, 20 लाख और 40 लाख, ठीक है। अब इस 20 में इंक्लूड था वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सर्विस ऑफ ₹6 लाख बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, और इसमें भी इंक्लूडेड था वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सर्विस बाय द वे ऑफ डिपॉजिट्स ₹5 लाख। ये क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से समझ लेना। अब पहला क्वेश्चन ये था कि बताओ एलिजिबल है या नहीं। तो अब आप देखिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा एलिजिबिलिटी के लिए आपको निकालनी है एग्रीगेट टर्नओवर ऑन पैन इंडिया बेसिस विद द सेम पैन, यानी कि सेम पैन पर जितनी भी आपकी यूनिट्स होंगी पूरी इंडिया के अंदर, क्या उनकी टर्नओवर को आप प्लस करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, वैसे तो देखने में ये 100 लाख है और ये 60 है, तो क्या ये 160 लाख हो गया? तो आप तो सीधा बोल दोगे क्योंकि ये 160 लाख है, 1.5 से ज्यादा है तो ये एलिजिबल नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही बोला एलिजिबिलिटी टेस्ट करते समय जब आप एटीओ लोगे तो इसमें आपने क्या नहीं लेना, वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 20 में से 6 हटा देना है और 40 में से 5 हटा देना है, यानी कि टोटल 11 हटा देंगे आप। तो अब आप मुझे बताओ इसमें से 11 लाख अगर हट जाए तो ये हो जाएगा 149। तो आप मुझे बताओ क्या एग्रीगेट टर्नओवर 1.49 करोड़ विच इज लेस देन 1.50 करोड़, तो क्या ये एलिजिबल हो गया? आंसर इज यस, इट इज एलिजिबल।
पहले तो मेरे को यहां तक तो बता दो क्लियर हो गया या नहीं, ठीक है ना। अच्छा, वंस एलिजिबल, तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये कितना मार्जिनल सर्विसेज दे सकता है। तो आपको याद होगा इसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि ये जो मार्जिनल सर्विसेज दे सकता था, कौन बताएगा कौन कितनी दे सकता था? सर ये दे सकता था 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। अब इसमें भी लॉ ने क्लैरिफाई कर दिया थ्रू दी एक्सप्लेनेशन कि जब आप ये टर्नओवर लोगे ना, दिल्ली की अलग लोगे, दिल्ली का सर्विस निकालने के लिए यूपी का अलग लोगे। याद रखना जब आप ये करते हो ना तो पैन इंडिया नहीं लेना होता, हर स्टेट का अलग चेक करना होता है। क्लियर है? टर्नओवर इन अ स्टेट और एटीओ एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में यही फर्क है बस। टर्नओवर इन अ स्टेट अपना स्टेट वाला निकालना है, एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया का निकालना है। क्लियर है? ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ दिल्ली वाला कितनी सर्विस दे सकता है, तो उसके लिए आपने दिल्ली की टर्नओवर ले लेनी है। तो दिल्ली की टर्नओवर कितनी आ रही है? 60 लाख। लेकिन लॉ ने फिर से क्लियर किया कि टर्नओवर लेते समय भी ध्यान रखना वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स नहीं लेनी। तो आप मुझे बताओ 60 लोगे या 6 लेस कर दोगे? बिल्कुल 6 लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 54 लाख। तो अब आप फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहां पर कितना सर्विसेज इसको अलाउ किया जाएगा, दिल्ली का भी और यूपी का भी। फटाफट से बताओ, फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपने बताना है मुझे दिल्ली वाले का कितना होगा, यूपी वाले का कितना होगा। वेरी गुड। दिल्ली वाले का जब आप करेंगे तो 10% ऑफ 54 लाख और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, तो 540 आएगा। जब आप यूपी वाले का करोगे तो इधर देखेंगे जरा, वैसे तो इसकी टोटल सप्लाई टर्नओवर इन अ स्टेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 1 करोड़ है, बट 1 करोड़ में से 5 आप हटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 95 लाख। तो 95 लाख का 10% यानी कि 9,50,000 और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, सो 9,50,000। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर। सर जितना मैंने पढ़ाया एक बारी फटाफट से, मैंने कहा स्टेप नंबर 1 चेक करो एलिजिबल है या नहीं, उसके लिए पिछले साल की एटीओ उठानी पड़ती है। एटीओ का मतलब सेम पर्सन, पर्सन हैविंग सेम पैन का टर्नओवर प्लस करके देखना आपने। टैक्सेबल भी आएगी, एग्जाम भी आएगी, एक्सपोर्ट्स भी आएंगी, इंटरस्टेट भी आएगी, सबको टोटल करके आपने चेक करना है कि यस उसका टोटल एटीओ कितना बनता है। अगर वो एटीओ 1.5 करोड़ या 7.5 लाख एज द 1.5 करोड़ और 75 लाख एज द केस में भी विद इन दैट है, तो आप बोलोगे यस एलिजिबल है। एटीओ को लेते समय आपने वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स लोन्स नहीं लेना अगर कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरेस्ट और डिस्काउंट्स। क्लियर है? ठीक है सर। वंस एलिजिबल, नेक्स्ट स्टेप इज कितना वो मार्जिनल सर्विसेज दे सकता है एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 10(1). तो हमने उसमें पढ़ा कि 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। अब यहाँ पे टर्नओवर इन अ स्टेट जब आप लोगे तो दिल्ली वाले का वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी दे सकता है अलग निकालना, यूपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग, इस तरह से अपने अपने टर्नओवर का 10% लेना है। लेकिन अगेन जब टर्नओवर लोगे तो आपने उसके अंदर वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। क्या यहाँ तक क्लियर? ठीक है सर। सर इसके बाद अगर आपको याद हो तो आपने देखो ये मैंने यहां तक सारा आपको करा दिया है अमेंडमेंट्स के अंदर। मैं बार बार बोल रहा हूँ अमेंडमेंट तो बहुत नाम मात्र है, अभी तो मैं सारा पुराना ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कौन कौन एलिजिबल है, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर ओनली 1 सर्विस, एटीओ 1.5 करोड़ या फिर 8 लाख इन द 8 स्टेट्स। 8 स्टेट कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। लर्न करने हैं वो चाहिए। अब वो मार्जिनल सर्विसेज भी दे सकते हैं 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। एज पर दी एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान रखना है कि एटीओ और टीओ दोनों निकालते समय यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट करते समय और ये देखते समय कि वो कितनी सर्विसेज दे सकता है, आपने दोनों ही केसेस में वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई नहीं लेनी है जो कि बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स होगा। लॉक कर दूं यहां तक? ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो हमने 10(2) के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस पड़ी थी कि कुछ लोगों के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं किसके, आइसक्रीम और एडिबल आइस के, या पान मसाला, टोबैको मैन्युफैक्चर, टोबैको सब्सटीट्यूट्स, और इसमें एक वर्ड ऐड हो गया कौन सा, एरेटेड वाटर। तो बस ध्यान रखना ये है एक अमेंडमेंट, पहली अमेंडमेंट मेरे हिसाब से कि आपको पहले आपको लर्न करना था आइसक्रीम, एडिबल आइस या फिर पान मसाला या टोबैको मैन्युफैक्चर सब्सटीट्यूट्स, और अब एक वर्ड और ऐड हो गया कौन सा, एरेटेड वाटर।
ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट में इस बार पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन था कि वंस दे आर एलिजिबल कितना उनको पे करना है, वो मैंने अभी बताया। ट्रेडर को 0.5 प्लस 0.5, इनको अगेन 0.5 प्लस 0.5 और इनको 2.5 प्लस 2.5। आपके असाइनमेंट में मेरे ख्याल से गलती से यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ, उसको ठीक कर लेना। ठीक है, अब 0.5 का मतलब क्या, सीजीएसटी एसजीएसटी इस तरह से। और ये किसका निकालना है, टर्नओवर ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई। याद रखना ट्रेडर के लिए वर्ड क्या है, टैक्सेबल सप्लाई, और बाकी किसी में भी टैक्सेबल वर्ड नहीं आ रहा। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इन स्टेट और यूटी। नहीं समझ आया, सबको क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा डन हो गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, ये भी एक एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा कि जब आपको पेमेंट करना होता है तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय द वे ऑफ एग्जाम सर्विसेज नहीं आएगा, जिसमें एक्सटेंडिंग डिपॉजिट वाली सर्विस आएगी। सर याद रखना, जब आप तीनों ही केसेस में देखो, 3 बार टर्नओवर आएगा कॉम्पोजिशन स्कीम में। एक बार टेस्ट करने के लिए कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, तो आपने एटीओ चेक करना है। एटीओ में आपने वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स नहीं लेना। एक बार आपसे जब ये पूछा जाए कि वो कितनी सर्विसेज दे सकता है करंट ईयर के अंदर, तो आपने 10% ऑफ टर्नओवर लेना है ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेते समय ध्यान रखना कि आपने अगेन वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई नहीं लेना। यहां तक क्लियर? एंड वंस एलिजिबल सब कुछ ठीक है, तो अब जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे तो आपने 0.5 0.5 0.5 0.5 या 2.5 2.5 जब लेना है, तो आपने वहां पर भी जब टर्नओवर लेनी है तो उसमें ध्यान रखना वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट वाली जो सर्विस है वो नहीं लेनी टैक्स निकालते समय भी। सर 3 जगह पे यूज हो रहा था, क्या तीनों में ही मैं ये मान लूं कि वैल्यू ऑफ एग्जाम सर्विस बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट छोड़नी है? बिल्कुल यही मैंने कहा। क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर, तो इतना हमें क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं जो थोड़ा सा अमेंडमेंट का पोर्शन है। ठीक है, चलिए अब ये 10 करने से पहले मैं आपको याद कराता हूं, जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा था, आपको याद होगा हमने एक नोटिफिकेशन पढ़ा था 2/2019। अगर आप लोगों के पास मेरी पुरानी बुक है तो आप चेक कर सकते हो, ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। ठीक है ना? अब हुआ ये कि इस नोटिफिकेशन के अंदर लॉ ने ये कहा था हमें कि इन केस अगर कोई भी पर्सन 10(1) 10(2) में अगर एलिजिबल नहीं होगा फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो उन्हें हम इस नोटिफिकेशन के थ्रू कॉम्पोजिशन स्कीम में आने देंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि मैं सर्विसेज देता था अदर देन रेस्टोरेंट, प्योर सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट, तो आप मुझे बताओ क्या आप 10(1) में कवर थे? नहीं थे, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते थे। तो फिर क्या हुआ, तो लॉ ने उन लोगों के लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम जैसी मिलती जुलती एक स्कीम बनाई और उसको इस नोटिफिकेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया। और गवर्नमेंट ने कहा ओके फाइन, इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू बी इन द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) 10(2), तो आप एक काम करिए, आप इस नोटिफिकेशन के अंदर आ सकते हो और इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आने के लिए आपकी एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख। इसका मतलब मैं रिपीट करना चाहता हूं, प्योर सर्विस प्रोवाइडर्स जो शायद अभी तक 10(1) 10(2) में कवर्ड नहीं थे, क्या उन्हें अब थ्रू दिस नोटिफिकेशन अलाउ कर दिया गया था? अगर आपको याद आ रहा हो तो यस सर, याद है हमें। और उन्हें कहा गया था कि अगर वो ऑप्ट करना चाहें तो वो पे कर सकते हैं टैक्स एट द रेट ऑफ 3+3 ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। ठीक है जी। और इसको अब इन्होंने क्या किया है, अमेंडमेंट समझ लीजिए क्या है, ये जो नोटिफिकेशन था ना, इसको इन्होंने 10(2)A बना दिया, एज इट इज कॉपी कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अब जब भी हम कॉम्पोजिशन स्कीम का नाम लेंगे तो क्या इस नोटिफिकेशन को क्या सेपरेट पढ़ने की जरूरत है? नो सर। ऐसा क्यों किया? बहुत सिंपल सा रीजन था सर, बहुत जगहों पे ना लॉ में लिखा हुआ था द पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड नोटिफिकेशन अंडर 2/2019, तो लॉ को बार बार लिखना पड़ रहा था ये, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा ईज करते हुए उन्होंने इसको 10(2)A में डालकर, क्या अगर जहां पर भी ये लिखा होगा the person who is eligible for composition scheme either under 10(1) और 10(2)A, ऐसा बन गया ना,
तो उसके लिए वो लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो इन शॉर्ट चेंज क्या है सर? चेंज ये है कि अगर मैं आपको, पहले भी मैं यही बोलता था, आज भी मैं यही बोल रहा हूं, पहले मैं बोलता था थ्रू नोटिफिकेशन नंबर दिस any person who is not eligible under section 10(1) 10(2) can pay tax 3+3 on turnover in a state provided उसका total aggregate turnover of the preceding financial year should not be more than 50 लाख। क्लियर है ना? और इसमें भी सेम था, आईटीसी वो नहीं ले सकता था, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस वो इशू नहीं कर सकता, सब कुछ कॉपी पेस्टेड था। क्लियर है या नहीं? तो आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज नॉट अमेंडमेंट, दिस इज सिंपली नोटिफिकेशन वाला जो पॉइंट था, क्या उन्होंने 10(2)A में डाल दिया। अच्छा, यहां पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चे, कि इसमें भी जब आप 10(2)A के लिए भी जब आप टर्नओवर की बात करोगे तो आपको ध्यान रखना होगा, क्या हो गया इसको, हाँ जी, 10(2)A के अंदर भी आपको एक बात मेरी ध्यान रखनी होगी, वो ये कि 10(2)A में भी जब हम ये बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो एग्रीगेट टर्नओवर में अगेन वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। क्लियर है बेटा? अच्छा, 10(2)A वाली जो स्कीम है ना, वो नहीं लगेगी उन लोगों पर जो 10(2) में भी इनएलिजिबल थे। सर क्या मतलब? देखो, आपको याद होगा मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स 10(2) में लिखा हुआ था कि उन पर नॉर्मल कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लगेगी, तो ये सर्विस प्रोवाइडर पे भी वो अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मैं सीटीपी या एनआरटीपी हूं, तो नॉर्मल वाली कॉम्पोजिशन स्कीम भी सीटीपी और एनआरटीपी पे नहीं लगती थी, 10(2)A भी उन पर अप्लाई नहीं होगी। तो इन शॉर्ट याद रखना, 10(2) में जो लोग इनएलिजिबल थे, क्या वो आज इनएलिजिबल रहेंगे 10(2)A के लिए भी? यस। तो ये ध्यान रखना। इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमने पढ़ा था 10(1) वाली स्कीम उन लोगों पे नहीं लगती, तो 10(2)A वाली स्कीम भी उन लोगों पर नहीं लगती। तो ये कॉमन हो गया। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अभी पता चल जाएगा कि मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, लीजिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा, आप मुझे बताना। ठीक है, सोच समझ के बताइएगा। सपोज करो कि मेरी एग्रीगेट टर्नओवर, मैं प्योर सर्विस प्रोवाइडर हूं, चलो ठीक है, प्योर सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं अरुण सेतिया क्लासेस रन कर रहा हूं। आपको यह बताना है कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता हूं या नहीं। अगर आ सकता हूं तो बस आपने मुझे आगे की इंफॉर्मेशन कुछ देनी है, मैं अब एक एक करके पूछूंगा। तो आपने मेरा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर उठाया, ठीक है, और एग्रीगेट टर्नओवर मेरा सपोज करो मैं आपको बता रहा हूं 30 लाख था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। अब आप मुझे बताओ, 10(1) तो अरुण सेतिया क्लासेस पे लगता ही नहीं है, क्योंकि 10(1) सिर्फ किस पे लगता था? एक ही सर्विस पे लगता था, बाय द वे ऑफ सप्लाइंग फूड। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो क्या जिस पर 10(1) नहीं लगता, क्या उस पर 10(2)A लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, प्रोवाइडेड आपका एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख। तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 30 था, तो यस आई एम एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, वंस एलिजिबल एंड ऑप्टेड फॉर, आई विल पे 3+3। 3+3 किसका? टर्नओवर इन अ स्टेट का। बहुत बढ़िया। तो क्या मुझे इंटरस्टेट सप्लाई अलाउड है? नो। अगर मैंने करा तो आई विल बी इनएलिजिबल। क्लियर है या नहीं? मैन्युफैक्चरर ऑफ वही स्पेसिफाइड गुड्स अलाउड है? नो। आई होप सो क्लियर ना? सीटीपी एनआरटीपी नो। तो वो जैसे उनके लिए इनएलिजिबल था, वो 10(2)A वालों के लिए भी इनएलिजिबल है। तो मेरे ख्याल से सबको यहाँ पे क्लियर हो गया है। क्या मैं अगर इस स्कीम में आता हूं तो आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा? नो। बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? डन। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। सपोज करो मैं ट्रेडर हूं, ठीक है, और अगर मैं ये कहूं कि मेरा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर मान लो 30 लाख है 1920 में। अब 2021 में ना मैं सर्विसेज देना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या देना चाह रहा हूं? सर्विसेज देना चाह रहा हूं। और सपोज करो कि मैं सर्विसेज देना चाह रहा हूं, तो आप पहले तो मुझे बता दो, क्या एक नॉर्मल ट्रेडर अब एज पर द न्यू लॉ क्या सर्विसेज दे सकता है? आंसर इज यस। कितनी सर्विस दे सकता है?
10% of turnover or rupees 5 lakh whichever is higher. इन शॉर्ट, क्या मैं टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 30 लाख का 10% यानी कि 3 लाख और 5 लाख, क्या 5 लाख तक सर्विसेज दे सकता हूं? यस। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं एलिजिबल 10(2)A में हूं या 10(1) में? सर आप 10(1) में एलिजिबल हो जाओगे। बहुत बढ़िया। तो आपको इस तरह से देखना है, अगर कोई पर्सन 10(1) से बाहर हो जाता है तो क्या वो 10(2)A में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। बट उसके लिए प्रीसीडिंग ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख, ये अपने माइंड में फिक्स कर लेना, ठीक है। और एग्रीगेट टर्नओवर जब आप 10(2)A के लिए काउंट करो या 10(1) के लिए काउंट करो, दोनों में ही एक वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई नहीं लेनी, जो कि बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स वेयर कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट और डिस्काउंट्स। क्लियर है सर? बिल्कुल समझ आ गया सर। ठीक है बेटा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपने मेरा आंसर दे दिया तो उसके बाद मुझे ये आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ानी है। कई बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन मुश्किल लगती है, तो मैं एक बारी आपको पढ़ाना चाहता हूं, बट उससे पहले जरा ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। देखो, सपोज करो 1 अप्रैल 2019 से 30 जून तक मेरी टर्नओवर थी, सपोज करो 20 लाख, सपोज, ठीक है सर। तो जैसे ही टर्नओवर 20 लाख एक्सीड करती है, या मान लो यहीं पे ही मेरी टर्नओवर 20 लाख एक्सीड कर गई, 30 जून को मेरी टर्नओवर एक्सीड कर गई 20 लाख, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था, क्या मैं लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हो गया? आंसर इज यस, ठीक है सर। अगर मैं ये कहूं कि रिमेनिंग ईयर में मैंने 140 लाख रुपए की और सेल करी है, मान लो मैं रजिस्टर्ड हो गया यहां पे, ठीक है ना, मैंने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। मेरा क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन ये है कि 2021 में जब आपको मेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट करनी होगी तो आप एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर निकालोगे। तो मेरा क्वेश्चन सुनेंगे जरा, क्या उसमें सिर्फ 140 लाख लोगे, यानी कि जब मैं रजिस्टर्ड हुआ उसके बाद की टर्नओवर, या 1 अप्रैल से ही लोगे, ये बताना है आपने मुझे। तो इसके लिए लॉ ने बहुत क्लियरली एक एक्सप्लेनेशन लिखी है, मेरे साथ पढ़नी है आपने। फॉर एलिजिबिलिटी, जब आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट करनी हो, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर चेक करते हैं हम। इट शैल इंक्लूड, ये इंक्लूड करेगा टर्नओवर फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट व्हेन ही बिकम लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। इन शॉर्ट, क्या टर्नओवर में इंक्लूडेड रहेगा क्या ये 20 लाख भी? ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 160 लाख ली जाएगी? बिल्कुल। तो आप मुझे क्या बोलोगे? नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, सिंपल, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। तो ये मेरा केस 1 है कि अगर आप प्रीसीडिंग ईयर में जाकर चेक कर रहे हो कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 151.5 करोड़ था या नहीं, तो आपको 1 अप्रैल से टिल द डेट आई एम लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड वो सारी टर्नओवर भी इंक्लूड करके चेक करना है कि वो 1.5 करोड़ क्रॉस हुई है या नहीं हुई। ठीक है सर। अब मैं आपको केस 2 दे रहा हूं, उसका आंसर सोच के दीजिएगा, ठीक है ना, सोच के बताना। सपोज करिए कि मैं 2021 चल रहा है और 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक मेरी टर्नओवर थी 20 लाख, ठीक है सर। तो जैसे ही ये एक्सीड करी 20 लाख, क्या मैं लाइबल हो गया टू गेट रजिस्टर्ड? बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या ऐसा हो सकता है जब एक व्यक्ति लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हो तो क्या वो डायरेक्ट अपने आप को कॉम्पोजिशन स्कीम में ले जाए? सर मैंने पढ़ाया हुआ है। सर बिल्कुल हो सकता है। तो इस आदमी ने क्या करा, डायरेक्टली कॉम्पोजिशन स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन ले ली, ठीक है जी, ठीक है। अब सपोज करो
इसकी टर्नओवर आई है 15 लाख रजिस्ट्रेशन के बाद, लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन के बाद के पीरियड की इसकी टर्नओवर कितनी है 15 लाख। टैक्स किस अमाउंट पे देगा ये आपने मुझे बताना है। तो लॉ ने अब क्या कहा, ध्यान से सुनना। टैक्स पे करते समय जब आप टर्नओवर लेते हो तो उसमें 1 अप्रैल से लेके टिल द पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड वाली टर्नओवर पे आपने टैक्स पे नहीं करना। तो टैक्स हमेशा किस पे करना है, जब आप लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हो जाते हो उसके आगे वाली टर्नओवर पे देना है, उस दिन तक की टर्नओवर पे नहीं देना। ये कहां लिखा हुआ है पढ़ के देख लेते हैं एक बार, जरा मेरे साथ रीड करेंगे। फॉर पेमेंट, पेमेंट करते समय जब आप टर्नओवर निकालेंगे तो ये इंक्लूड नहीं करेगी टर्नओवर फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट व्हेन सच पर्सन इज लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट करते समय एग्रीगेट टर्नओवर 1 अप्रैल ऑनवर्ड लेनी है, प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीसीडिंग ईयर पूरा लेना है। और अगर सेम ईयर में ही आप लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड थे और डायरेक्ट कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो तो आपको पेमेंट करते समय सिर्फ उस अमाउंट पे पे करना है जो लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन के बाद वाली टर्नओवर है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट व्हेन यू वर लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन, उस पर वाली टर्नओवर पे आपको टैक्स पे नहीं करना। पेमेंट के लिए इंक्लूड नहीं करना, एलिजिबिलिटी के लिए इंक्लूड करना है। मैं रिपीट करूंगा, पेमेंट निकालते समय 1 अप्रैल से लेकर टिल द डेट व्हेन आई एम लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन वो वाली टर्नओवर काउंट नहीं करनी। बट अगर आप एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हो और प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर ले रहे हो तो आपने 1 अप्रैल से ही लेना है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गया सर। चलो जी, अब मैं एक चीज मैं दोबारा बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने मेरी क्लास पूरी पढ़ी है उनको तो समझ आ गया होगा कि मैंने क्या पढ़ाया, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमें नहीं समझ आया तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम दिया हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है सर। सर क्रक्स ऑफ द स्टोरी जल्दी जल्दी बोलेंगे सर, इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोलूं तो अमेंडमेंट क्या है, 2/19 वाला नोटिफिकेशन 10(2)A में चला गया, वेरी गुड। दूसरा, जो एरेटेड वाटर है वो एक ऐड हो गया है, मैन्युफैक्चरर ऑफ एरेटेड वाटर, वो भी अब कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर 10(1) 10(2)A दोनों में ही अप्लाई नहीं कर सकता। बस इतना मैंने बोला है। ठीक है सर, क्लास के एंड में कुछ क्वेश्चंस दूंगा या अभी देता हूं, चलो आप मुझे इसका आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी के अभी लिख के देना। ठीक है जी, फटाफट से करना है आपने, जितना मैं पूछूंगा उसका आंसर इमीडिएट चाहिए मुझे, अभी के अभी चाहिए। ठीक है, सब बच्चे लिखेंगे, एटीट्यूड कोई नहीं दिखाएगा। अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये लिखना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैं ट्रेडर हूं ऑफ आइसक्रीम या एडिबल आइस, क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता हूं? आंसर इज यस। याद रखना, मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेसिफिक नोटिफाइड आर्टिकल्स की बात हुई है। इसका मतलब आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर अगर हो तो आप पर ये स्कीम नहीं आएगी, बट अगर आप ट्रेडर हो तो यू आर एलिजिबल। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, छोटे छोटे पॉइंट है, ये आप गलती करोगे इसलिए मैंने ऐसे लिखा। चलो ठीक है सर, अब अगला पॉइंट पूछूंगा, जरा बड़े ध्यान से देखना। सपोज करो कि मिस्टर एक्स जो है वो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है। पहले बता दो, क्या 10(1) में सप्लायर ऑफ सर्विसेज एप्लीकेबल, मतलब क्या उस पर ये स्कीम थी या नहीं थी? ये रेस्टोरेंट के अदर देन रेस्टोरेंट, ये अदर देन रेस्टोरेंट, जल्दी बताओ क्या ये 10(1) में एलिजिबल था? आंसर इज नॉट एलिजिबल। अब हमने क्या पढ़ा था, अगर आप 10(1) में नहीं आ रहे तो क्या हम 10(2)A टेस्ट करेंगे। अब 10(2)A में आप आ सकते हो, आंसर इज यस, आ सकते हो, बट उसके लिए मैं आपकी चेक करूंगा 80 ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं कहूं ये 40 लाख है, अब बताओ, तो आप क्या बोलोगे? यस, 10(2)A में आप एलिजिबल हो गए। और जब आप 10(2)A में आ गए तो आपने क्या देना है? 3+3 देना है, ये ध्यान रखना है। बाकी सारा सेम है बच्चे, स्कीम लैप्स हो जाएगी वंस योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 10(1) के लिए 1.5 करोड़ और 10(2)A के लिए 50 लाख। सेम पैन में जितने भी यूनिट्स हैं
या तो सारी नॉर्मल स्कीम में होनी चाहिए या फिर सारी कॉम्पोजिशन स्कीम में। ना 10(1) वाला आईटीसी इशू करेगा ना 10(2)A वाला आईटीसी इशू करेगा। दोनों को क्या इशू करना है? बिल ऑफ सप्लाई। कुछ याद आ रहा है? नहीं समझ आया सर? याद तो आ गया हमें। चलो सर, बहुत बढ़िया। लो जी, तो ये हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम खत्म। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रजिस्ट्रेशन पे। सो आई विल टेक नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स। रजिस्ट्रेशन का पूरा अगर आपने देखना हो चैप्टर, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, चैप्टर मैंने नीचे लिंक दिया है, वो आप पूरा देखना चाहो पूरा देख लेना। अगर आपको खाली अमेंडमेंट पोर्शन देखनी है तो आज की क्लास देखनी है। बट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से अपने मन में देना है आपने। एग्रीगेट टर्नओवर या टर्नओवर 10(1) के लिए या 10(2)A के लिए, कहीं पर भी एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर वर्ड कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आएगा तो आपने किसे नहीं लेना है ये बता दो। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स। ना तो एलिजिबिलिटी टेस्ट करते समय, ना कितनी सर्विसेज आप दे सकते हो वो निकालते समय, ना पेमेंट ऑफ टैक्स करते समय, कहीं पर भी आपको वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई नहीं लेनी है। ये अपने माइंड में बिल्कुल बांध लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी एग्रीगेट टर्नओवर आएगा, बट यहां एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो इसलिए बड़ा ध्यान से समझना है आपने। क्या सबको क्लियर है? हाँ सर ठीक है। एंड में मैं आपको एक चार्ट बना दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी होगी ही नहीं, ठीक है ना? ठीक है सर। रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले तो हमें पूछा जाता है कि एज पर सेक्शन 22 हमारी लिमिट क्या है। तो बेटा बड़ा सिंपल है, आपको याद होगा पहले 10 और 20 लिमिट होती थी, बट सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन लाया गया था जिसमें ऑन 7 मार्च 2019 जिसमें ये लिमिट 40 लाख कर दी गई थी कुछ केसेस के अंदर, ठीक है। और उसका बाइफर्केशन मैंने कुछ इस तरह से फाइनल चार्ट बनाया था। ये फाइनल चार्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ना तो नोटिफिकेशन पढ़ना, ना बेयर एक्ट पढ़ना, ना कुछ पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है सर। देखिए अपने माइंड को ना थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे तभी। अगर मैं यहाँ पे बेयर एक्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो डेफिनेट इट्स नॉट अ रूटीन क्लास की जिसके अंदर हम बेयर एक्ट लैंग्वेज और नोटिफिकेशन लैंग्वेज पढ़ें। हमें समझना है फाइनल क्रक्स क्या है ताकि हम अमेंडमेंट का पेपर पे इफेक्ट डाल सके। ठीक है सर। तो पहले तो आपने देखना है, अगर आप प्योर सप्लायर ऑफ गुड्स हो, प्रोवाइडेड आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, तो लिमिट 10 लाख होएगी। एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 10 लाख। जैसे ही 10 लाख एक्सीड करेगी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इसमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं होता, याद रखना। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर ये 10 लाख एक्सीड कर गई इन 4 स्टेट्स में तो आप लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हो जाओगे। इन 5 स्टेट और 1 यूटी में 20 लाख अगर है तो आप लाइबल हो जाओगे। रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए 40 लाख। सुन लीजिएगा बड़े आराम से, मैंने कहा लिमिट है 10, 20, 40, लेकिन 10, 20, 40 की लिमिट किन के लिए है पहले वो सुन लो। अगर आप प्योरली सप्लायर ऑफ गुड्स हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो 4 स्टेट्स पे 10 लाख, 5 स्टेट्स और 1 यूटी पे 20 लाख, रेस्ट ऑफ द इंडिया पे 40 लाख। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख एक्सीड कर जाएगी तो आप हो जाएंगे लाइबल टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। ये ध्यान रखना है। लॉक कर दो इसको। ठीक है सर, हमें समझ आ गया सर। इसका मतलब सर अगर मैं प्योरली सप्लायर ऑफ गुड्स हूं और अगर मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे लिए लिमिट 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि वेदर मैं फर्स्ट 4 स्टेट्स में आ रहा हूं तो 10 लाख, 5 स्टेट 1 यूटी में आ रहा हूं तो 20, रेस्ट ऑफ द इंडिया में आ रहा हूं तो 40। ठीक है। लेकिन अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो या फिर सर्विसेज अलोंग विद गुड्स दोनों हो तो उस केस में याद रखना है कि 40 लाख की लिमिट गायब हो जाती है। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। जैसे ही आप 10 लाख एक्सीड करोगे उन्हीं 4 स्टेट्स में और 20 लाख फॉर रेस्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि यहां पे 40 लाख की लिमिट गायब। एक बार दोबारा मैं यहां पे कुछ दिखा रहा हूं, मुझे आपने आंसर देना है सोच समझ के। मैंने कहा, ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा मैं प्योर सप्लायर ऑफ गुड्स हूं। अब बताओ
क्या लिमिट 10, 20, 40 तीनों हो सकती है? बिल्कुल, प्रोवाइडेड योर सप्लाई मस्ट बी इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट होनी चाहिए। ठीक है सर, तो मेरी लिमिट 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। 10 के लिए 4 स्टेट, 20 के लिए 5 स्टेट, 1 यूटी, और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए 40। सर वो 4 कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। 5 कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, और 1 यूटी पुडुचेरी, और रेस्ट ऑफ द इंडिया यहां आ जाएगा। लेकिन जहां आप सर्विसेज देते पाए गए या जहां आप सर्विसेज प्लस गुड सप्लाई करते पाए गए, तो ये लिमिट 10 और 20 हो जाएगी। 10 हो जाएगी उन्हीं 4 स्टेट्स के लिए जिनके लिए पहले भी 10 थी, और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए ये हो जाएगी 20। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, फटाफट से बताना है। मैं सर्विसेज दे रहा हूं, 4 स्टेट से दे रहा हूं सर 10 लाख, रेस्ट ऑफ द इंडिया से दे रहा हूं 20 लाख, सर्विसेज प्लस गुड्स 4 स्टेट से दे रहा हूं 10 लाख, अदर देन 4 स्टेट्स 20 लाख। लिमिट सही है, जहां 20 क्रॉस करा लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन। यहां 40 का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। क्या सबको क्लियर है? ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि अभी अभी हमने कॉम्पोजिशन में पढ़े, उनके लिए लॉ ने क्लियर कर दिया कि अगर आप आइसक्रीम या अदर एडिबलाइज, पान मसाला, टोबैको मैन्युफैक्चर, टोबैको सब्स्टिट्यूट, ये 3 प्रोडक्ट बना रहे हो तो 40 लाख की लिमिट आपके लिए नहीं है। फिर से सुनो, दिल्ली में एक आदमी प्योर सप्लायर ऑफ गुड्स है, ठीक है, और पान मसाला बेच रहा है, वो पान मसाला बेच रहा है, बताओ उसके लिए लिमिट दिल्ली में 20 लाख। ठीक है ना, 40 लाख की लिमिट का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो अगर इन 3 गुड्स के आप सप्लायर हैं तो आपके ऊपर लिमिट 40 लाख की अप्लाई नहीं होगी। ठीक है सर, समझ आ गया सर हमें। अब इतनी बड़ी एक एक्सप्लेनेशन आई है, वो भी समझ लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसको मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, आप मुझे बताना। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो एक्सप्लेनेशन है जो आपके पेपर में आनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सपोज करो मिस्टर एक्स जो है ना, एक तो वो सप्लाई कर रहा था गुड्स, और उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो थी वो थी 16 लाख रुपए। ठीक है जी, और साथ में वो एक एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस भी दे रहा था बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स। ठीक है जी, और उसकी वैल्यू थी 9 लाख रुपए। जो मेरा क्वेश्चन है ना, वो समझना है आपने। हमेशा याद रखना, रजिस्ट्रेशन में टेस्ट कैसे करते हैं। टेस्ट नंबर 1, अब टेस्ट करने का तरीका बदल गया हमारा। पहले मैं आपको कहता था डायरेक्ट टर्नओवर कैलकुलेट करो ना, अब ऐसा नहीं होगा। टेस्ट नंबर 1 ये है कि आप पहले ये चेक करो कि आप प्योर सप्लायर ऑफ गुड्स हो या फिर गुड्स प्लस सर्विस या सर्विस हो। अब आपका ये टेस्ट नंबर 1 बन चुका है। पहले हम जब पढ़ाते थे ना, तो हम बच्चों को बोलते थे टेस्ट नंबर 1 आप डायरेक्ट एग्रीगेट टर्नओवर निकालो, लेकिन अब अगर जो बच्चा ऐसे करेगा, सर वो गया, उसका क्वेश्चन गलत। अब आपको ऐसे, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि अगर आप यहां फॉलो करोगे तो क्या दिमाग में 40 भी आएगा, और अगर आप यहां फॉलो करोगे तो दिमाग में 10 या 20 आएगा। समझ आ रही है? यहां पे 10, 20, 40 तीनों आएंगे, यहां पे खाली 10 आएगा या 20 आएगा। तो जब तक आपको यही नहीं मालूम कि इसके लिए टर्नओवर कितनी तक जा सकती है, तो उस तक आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे। क्लियर है? तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है नहीं निकालनी, मैंने तो सिंपली ये पूछा, ये बताओ कि ये इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, ये बता दो बस। सर बड़ा आसान है, ये गुड्स भी दे रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है। सर ये तो दोनों दे रहा है। हाँ, तो फिर तो सर जब ये दोनों दे रहा है तो फिर मेरे हिसाब से तो ये यहां आ रहा है, और अगर ये यहां आ रहा है तो 4 स्टेट के लिए 10 और अदरवाइज 20। यही करोगे आप। अब पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन अ पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू बी एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। हम उसे एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स मानेंगे इवन इफ ही इज एंगेज्ड इन एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स। अच्छा,
इसका मतलब ये हो गया कि लॉ ने कहा कि अगर आप ये वाली सप्लाई दे रहे हो ना, तो भी हम आपको यही मानेंगे कि आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स ही हो। ओहो, अच्छा, मतलब ये कि इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अकॉर्डिंग टू दिस, क्या ये टेस्ट 1 के अकॉर्डिंगली क्या ये गुड्स में फॉल कर रहा है? यस। और अगर मैं कहूं कि ये दिल्ली का सप्लायर है, तो बताओ इसकी लिमिट कितनी हो गई? 40 लाख। और अगर इसकी लिमिट 40 है, अब बताओ इसकी एटीओ कितनी है, एग्रीगेट टर्नओवर? सर एग्रीगेट टर्नओवर 16 है इसकी। क्यों भाई? सर अभी तो आपने पढ़ाया था आज ही कि एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं लेना। अबे लल्लुओ, वो कॉम्पोजिशन में नहीं लेना, रजिस्ट्रेशन में मैंने कुछ नहीं कहा। तो क्या रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में लेना है? यस। तो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ध्यान रखना पूरा लेना है 25 लाख। और आपके लिए एलिजिबिलिटी लिमिट कितनी है? 40। तो क्या आप अभी लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड है? आंसर इज नो। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दोबारा पढ़ेंगे, क्या टेंशन है। दोबारा देखो, आप हो सप्लायर ऑफ गुड्स और आपकी टोटल सप्लाई जो है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सपोज करो 35 लाख है। बस ये इतना सही क्वेश्चन है। टेस्ट 1, अब बताओ क्या हुआ करेगा? चेक करेंगे आप गुड्स में आ रहे हो, सर्विसेज में आ रहे हो, या गुड्स प्लस सर्विसेज में आ रहे हो। पहले तो आपको ये टेस्ट करना है। अब आप मुझे बताओ, आप कैटेगरी 1 में हो या 2 में? जल्दी जल्दी बताओ। 1 में है सर, क्योंकि मैं सिर्फ कौन हूं? सप्लायर ऑफ गुड्स। तो यहां आपने टिक कर दिया। जैसे ही आपने टिक किया, आपके दिमाग में क्या आया? 10, 20, 40। 3 चीजें आ गई, 10, 20, 40। अगर 4 स्टेट है तो 10, 5 स्टेट 1 यूटी है तो 20, अदरवाइज 40। बिल्कुल सही सर। अगर मैं कहूं मैं सप्लायर ऑफ दिल्ली हूं, तो सर दिमाग में 40 आता है। ठीक है, और इसकी टर्नओवर कितनी है? 35। नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। समझ आ गया? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, सर एक आदमी सप्लायर ऑफ सर्विसेज है। सुनते रहिएगा तभी मजा आएगा, नहीं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मुझे मालूम है ये गलती होनी है आपसे। आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो। आप कौन हो? सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है सर। और आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई दी हुई है, मान लो वैल्यू ऑफ सप्लाई दी हुई है ऑफ सर्विस 35 लाख। बताओ फिर से टेस्ट 1 क्या है? कैटेगरी 1 गुड्स, कैटेगरी 2 सर्विस, या सर्विस प्लस गुड्स? सर इस बार वी आर फॉलोइंग इन कैटेगरी 2। अगर कैटेगरी 2 में हो तो या तो दिमाग में 10 लाख आता है या दिमाग में 20 आता है। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू कितनी है? 35। सर यस, यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। समझ आ गया या नहीं? सर एक एग्जाम्पल और दे दो प्लीज, आ जाओ फिर। सर सपोज करो कि मैं सप्लायर ऑफ गुड्स भी हूं और सप्लाई करता पाया गया, सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहा हूं मैं, बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स। ठीक है जी, ये 20 लाख था और ये 12 लाख था। टेस्ट 1 बताओ क्या होता है? पहले आप पढ़ते थे सीधा ही एटीओ निकालो, अब नहीं निकालना आपने। टेस्ट 1 में पहले आप चेक करो कि आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो या गुड्स प्लस गुड्स, और ना सॉरी, सर्विस प्लस गुड्स हो। पहले तो आप मुझे ये बताओगे। बताओ इस क्वेश्चन में, अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ाई मैंने। इवन इफ अ पर्सन इज गिविंग एनी एग्जाम सप्लाई, अगर आप एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हो बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, तो भी आप कहलाओगे सप्लायर ऑफ गुड्स ही। तो आप मुझे बताओ, भले ही ये सर्विस दे रहा है लेकिन ये स्टिल कैटेगरी 1 में ही फॉल करेगा। ये बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं थ्रू दैट एक्सप्लेनेशन। जैसे ही आपको कैटेगरी पता चली, क्या दिमाग में 40 लाख आ गया? बिल्कुल, दिमाग में क्या आ गया? 40 लाख। और जहां दिमाग में 40 लाख आ गया, सर अब एटीओ निकालो, एग्रीगेट टर्नओवर, तो वो 32 है। सर एक चीज याद रखना, मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे हो। एग्रीगेट टर्नओवर में मैं इसको नहीं हटा रहा, समझ आ रही है? टेस्ट 1 में बस मैं इसको हटा रहा हूं।
टेस्ट 1 जब मैं करूंगा तब मुझे देखना है आप कहां जा रहे हो, और उसके लिए मैं इसको इग्नोर करूंगा। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन में ये हमेशा ऐड होता है, याद रखना। ठीक है, तो अब आप मुझे तो 40 की लिमिट थी और आपने तो 32 ही करा, तो स्टिल यू आर नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। समझ आया? एंड ऑफ द क्लास में एक समरी चार्ट दूंगा एटीओस का, आपको अपने आप लास्ट वाली मेरा मूवमेंट जरूर पढ़ के जाना, लास्ट समरी, तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ रह जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है सर। लो जी, इसके अलावा अब ना एक छोटी सी अमेंडमेंट और भी है। ठीक है, और वो एक्चुअली में इस असाइनमेंट में लिखी नहीं है मैंने, तो आप चाहो तो नोट कर लो। फिर लिखो सेक्शन 25 में ना सब सेक्शन 6 के अंदर, 6 के बाद 6A, 6B, 6C और 6D, ये सब सेक्शन ऐड हो गए हैं। देखो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरे से पूछोगे तो ये कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट रेलेवेंट। बताऊंगा जरूर मैं ये क्या है, बट मैं बार बार बोल रहा हूं रियल लाइफ में हम इसको बहुत रेलेवेंट मान रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर थोड़ा सा जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने बोला ना करने पर दिक्कत आएगी, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मैं बताता हूं क्या हुआ। देखिए 25(6)A में ये लिखा हुआ है कि जितने भी लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनको क्या करना है बेटा, अगर तो उनके पास आधार है, भाई या तो आधार होगा या वो आधार नहीं रखते, तो उन्हें क्या करना है, अपने आधार नंबर का ना ऑथेंटिकेशन कराना है। ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। अब ये कैसे होता है सर? बहुत आसान है यार। आपने कभी डीमैट अकाउंट खुलवाया है? अगर आप खुलवाओगे तो आपको पता चल जाएगा। आपका ना डिपॉजिटरी अकाउंट तभी खुलता है जब आप अपने आधार का ऑथेंटिकेशन कराते हो, जब भी आप ई फाइलिंग करते हो। तो अब उसमें लोग पता क्या करते हैं, जब हमने आधार नंबर बनाया होता है ना, अगर आपको मालूम हो, तो उसमें ना हमारा एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, आधार नंबर को ऑथेंटिकेट कराने के लिए ना, जो आधार नंबर के साथ आपका फोन नंबर और ईमेल अटैच्ड है उस पर ना ओटीपी आएगा। बस जैसे ही आप वो कंफर्म कर दोगे ना, आपका आधार नंबर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। बस सिंपल। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इंडिविजुअल्स, उन्हें क्या करना है, अपने आधार नंबर को ऑथेंटिकेट कराना है, अगर उनके पास आधार है तो। क्लियर है? और जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करा लेंगे ना, जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करा लेंगे तो सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे था। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना कराने पर, इफ यू आर नॉट अलाउइंग, या आप ऑथेंटिकेशन नहीं करा रहे हो, तो फिर वहां पर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि जितने भी रजिस्टर्ड है ना, उन्हें डीम्ड एज अनरजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। सिंपल, उन्हें हम क्या मान लेंगे, अनरजिस्टर्ड मान लेंगे। सिंपल, ध्यान रखना। ठीक है जी, बस ये ध्यान रखना है आपने। तो इसका मतलब अगर आपके पेरेंट्स जीएसटी नंबर रख रहे हैं और अगर उन्होंने आधार अभी तक ऑथेंटिकेट नहीं कराया है, तो प्लीज वो करवा लीजिए, बिकॉज अदरवाइज आप डीम्ड एज अनरजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपको फिर आईटीसी वाईटीसी मिलने बंद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जिनके पास आधार है ही नहीं, तो गवर्नमेंट कह रही है उनके लिए फिर हम लोग कोई तरीका बताएंगे। वो तरीका क्या होगा, इट इज स्टिल टू बी लेट डाउन, तो वो हमें कोई मतलब नहीं है उससे। तो फिलहाल हम मान के चल रहे हैं जिनके पास आधार है वो ऑथेंटिकेट करा लीजिए। तो 6A में थे जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। 6B उनके लिए आया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लेना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन वालों को उन्होंने साफ बोल दिया कि भैया सिंपल सी बात है, अगर तो आधार है तो रजिस्ट्रेशन के समय पे आप ऑथेंटिकेट करवा लेना इसको। ठीक है ना, लेकिन अगर आपने ऑथेंटिकेशन नहीं करवाई तो उस केस में आपका पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको जीएसटी नंबर दिया जाएगा। तो वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी हो जाएगा, ये ध्यान रखो बस।
ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि आपको इमीडिएट मिल जाए, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था विद इन 3 days एंड ऑल दैट, तो फिर आपको आधार का ऑथेंटिकेशन कराना मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ। क्लियर है? जो नहीं कराएंगे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ये क्लियर है। और 6C आया था नॉन कॉर्पोरेट के लिए, सॉरी नॉन इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि आपको मालूम है आधार नंबर तो इंडिविजुअल्स का ही होता है, कंपनीज का तो होता नहीं। तो 6C में उन्होंने बोला कि जो प्रोसेस हमने 6B में अप्लाई करा है या 6A में अप्लाई करा है ना, सेम चीज अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स पे लगेगी, अगर आप HUF है तो कर्ता पे लगेगी। इन शॉर्ट HUF के लिए क्या कर्ता को अपना आधार ऑथेंटिकेट कराना होगा, बिल्कुल। कंपनी के अंदर MDs को अपना आधार ऑथेंटिकेट कराना होगा, बिल्कुल। तो इस तरह से उन्होंने 6C में नॉन इंडिविजुअल्स के लिए कह दिया। और 6D में उन्होंने कह दिया कि कुछ लोगों को ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद हो तो जितने भी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन थे उनके पास तो आधार नंबर कहां होगा, रजिस्ट्रेशन तो वो भी अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए ये एग्जम्प्ट कर दिया गया कि उनको आधार नंबर ऑथेंटिकेट कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि इन्होंने यहां लिखा नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ने एक पावर ले ली है कि अगर ये चाहें तो थ्रू 6D लोगों को कुछ कह सकते हैं ये कि जिनके लिए 6 से 6B 6C प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर है? तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो ऑथेंटिकेट करा लें, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा कि एज एफ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड आप अनरजिस्टर्ड की तरह ट्रीट किए जाएंगे। जो लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं प्लीज मेक श्योर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेशन कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाइड माना जाएगा। क्लियर है? और 6C फॉर द नॉन इंडिविजुअल्स, उनको भी कराना है, बट उनके केस में आधार का मतलब साइनिंग अथॉरिटीज। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। क्लियर है सर? तो मेरे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट यस आपको पढ़ना चाहिए, आपने पढ़ लिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज मेक श्योर जितना मैंने पढ़ाया सारा अच्छे से पढ़िए। अच्छा, जाने से पहले समरी मैंने बताना भूल गया, लिखो जरा समरी चार्ट, लिखो बेटा समरी, क्योंकि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आएंगे तो ATO और TO कहीं पर भी लिखा हो shall not include value of exempt supply of service by way of extending deposits। अब आगे आप समझ जाना है ना, where consideration is represented in the form of interest और discount। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में जाएंगे तो आपको दो टेस्ट करने हैं। टेस्ट 1 कि आप गुड्स में आ रहे हैं या आप सर्विस और सर्विस प्लस गुड्स में आ रहे हैं। टेस्ट होने के बाद आपको अपना ATO निकालना है। टेस्ट 1 में सिर्फ लॉ कहता है जब आप टेस्ट 1 निकालेंगे, इफ सप्लायर ऑफ गुड्स सप्लाई करता है एग्जम्प्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, तो भी क्या वो कैटेगरी 1 में ही फॉल करेगा। बस कैटेगरी के लिए ये प्रोवाइजो लाया गया था, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। ATO निकालते समय नॉर्मल टैक्सेबल भी सारी आएगी, एग्जम्प्ट भी सारी आएगी, इंटरस्टेट भी आएगी, एक्सपोर्ट्स भी आएगी। आप समझ रहे हैं ना? सिंपल, ये ध्यान रखना है आपने। मैं कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछना चाहता हूं एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? लिखेंगे मेरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके लिए है, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना? पहले मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से 2 क्वेश्चन पूछूंगा और 2 रजिस्ट्रेशन से, बस मेरा काम खत्म, ठीक है? शुरू करते हैं।
सबसे पहले कॉम्पोजिशन स्कीम से देखेंगे जरा। 1920 में दिल्ली यूपी से मेरी टैक्सेबल सप्लाई 20-50 ये गुड्स है, फिर उसके बाद एग्जम्प्ट सप्लाई 30 लाख और 60 लाख। ठीक है, इस 30 में इंक्लूडेड है 8 लाख रुपया एग्जम्प्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, और इसमें इंक्लूडेड है 4 लाख रुपए एग्जम्प्ट सर्विसेज बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स। क्वेश्चन नंबर 1, 2021 में आपको मुझे बताना है एलिजिबल है या नहीं। नंबर 2, आपको यह बताना है वैल्यू ऑफ सर्विस दैट कैन बी प्रोवाइडेड। दिल्ली वाला कितनी दे सकता है, यूपी वाला कितनी दे सकता है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा। हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे जरा। कॉम्पोजिशन स्कीम का क्वेश्चन नंबर 2। सपोज करो मैं प्योर सप्लायर हूं ऑफ सर्विसेज, वैल्यू ऑफ एटीओ 1920 में 40 लाख। क्या मैं एलिजिबल हूं फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? इफ यस, रेट ऑफ टैक्स बता दो। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन। सप्लायर मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 40 लाख। एक सेकेंड, इसको कर दो 32 लाख, और वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स 9 लाख। एक सेकेंड, 7 लाख। ठीक है जी, आपको यह बताना है लिमिट क्या होगी मेरी फॉर रजिस्ट्रेशन इफ सप्लायर इज लोकेटेड इन दिल्ली। लिमिट बतानी है सिर्फ मेरी 10, 20, 40। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है वेदर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड और नॉट। लिमिट बताने के बाद आपने बताना है क्या वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है या नहीं। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने अटैच करके बताना है। क्लियर है? अगर आपने ये सारे आंसर दे दिए दैट मींस टुडेज क्लास इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या करना है हमें, ये क्लास को बार बार देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। मुझे मालूम है एक बार कुछ लोगों को नहीं समझ आएगी, दोबारा देखिएगा, बट पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज आंसर ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास के लिए, राइट? चलो, गॉड ब्लेस यू।